हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्ड में। इंडियन एविडेंस एक्ट है ये, हम इसको मेनली मेंस के पर्पज से कवर करेंगे फॉर मेंस स्टडीज की मेंस में हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और मेंस के अकॉर्डिंग हम नोट्स को कैसे अपने प्रिपेयर करें, और नोट्स के साथ साथ जो हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम साथ साथ कंसीडर करते चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें मेंस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट रखने हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम अपने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग रिलेवेंट रखने हैं। तो अगर हम बेसिक्स पे बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये हमारा पूरा एक्ट जो है उसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब ये जो 1872 ये एक्ट नंबर फर्स्ट है, इसका एक्ट नंबर फर्स्ट है, मीन्स 1872 का ये एक्ट नंबर फर्स्ट है। और अगर हम बात करें एविडेंस एक्ट के बेसिक्स के बारे में कि क्या क्या इसके बेसिक्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक्स के बारे में देख सकते हैं कि इसका बेसिक्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले का नाम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक्ट नंबर 1। के बाद से टोटल इसमें कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स को अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं और साथ ही साथ 167 सेक्शंस हैं। हम लोग बात करेंगे कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एविडेंस एक्ट मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, सेकेंड चैप्टर इज डीलिंग विथ ऑन प्रूफ, एंड द थर्ड वन इज डील विथ प्रोडक्शन effect of evidence। अब अगर हम बात करें मेंस के अकॉर्डिंग कि मेंस में किस चैप्टर की क्या रेलेवेंसी है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा चैप्टर रेलेवेंस, ये पार्ट फर्स्ट आता है। पार्ट फर्स्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा मेंस के लिए, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी है। इसके बाद से जो चैप्टर हमारा सेकेंड है वो एवरेज है, उससे कुछ क्वेश्चन जो है बेसिक्स हैं वो हमेशा बनते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रोडक्शन एंड इफेक्ट की, तो इससे बहुत लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस मेंस में बनते हैं। बट अगर हम बात करें प्रीलिम्स में तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मेनली सेक्शन वाइज क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग में देखें तो ये चैप्टर जो थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मेन्स को कंसिडर करें तो हमें पार्ट 1 जो है वो बहुत अच्छे से कवर करके चलना पड़ेगा। बात करें और इसके बेसिक्स में क्या क्या आएगा, तो जो हमारा इन्फोर्समेंट डेट की बात करते हैं, तो ये इसको इन्फोर्समेंट डेट है जो वो है 1 सितंबर 1872। अगर इसकी हम एसेंट की बात करें तो इसको गवर्नर जनरल से एसेंट मिली थी और ये मिली थी 15 मार्च 1872। नाउ इसके बाद से हम इसमें कुछ और पॉइंट्स को रख के चलते हैं कि एविडेंस एक्ट का यूज क्या है। तो मेनली क्या होता है कि जब हमें कोई भी ट्रायल कंक्लूड करते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें हम कोई भी ऑफेंस होता है या कोई भी एक्ट होता है उससे रिलेटेड, या किसी भी सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग्स में कुछ डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं, कुछ लोगों के एविडेंस मिलते हैं, तो उन एविडेंस को कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद से तो कोर्ट में प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने से अब उसकी एडमिसिबिलिटी को चेक किया जाएगा कि क्या वो एडमिसिबल है या नहीं। अगर वो एडमिसिबल हो जाता है तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका इफेक्ट देखने के लिए, क्या वो चीज़ें सही हैं क्या नहीं सही हैं, इसको देखने के लिए हम एविडेंस एक्ट का यूज करते हैं। तो मेनली जो एविडेंस एक्ट बनाया गया वो किसी भी मैटर को डिसाइड करने के लिए बनाया गया, और ये इकलौता ऐसा एक्ट है जो लगभग इंडिया के 5000 से ज़्यादा लॉज को अकेले गवर्न करता है। आज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बेस है, लाइक कि वो बेस एक्ट है, वो कि किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होता है वो वहाँ का बेस एक्ट होता है। तो हम बेस एक्ट की बात नहीं करते हैं, हम एज अ प्रोसीजरल लॉ में बात करेंगे। तो ये एक ऐसा लॉ है जो इंडिया के लगभग 5000 से ज़्यादा लॉज पे अप्लीकेबल करता है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करते हैं इसके सेक्शंस में, तो सेक्शंस में हमने पहले बताया कि टोटल 167 सेक्शंस हैं। अगर हम इसको देखें तो 167 सेक्शंस में से
शायद ही हम मुश्किल से बहुत ही ऐसे कम सेक्शंस थे जिसको हम टच नहीं करेंगे या जिसको हम छोड़ सकते हैं। मेनली इसके जो सारे प्रोविजंस हैं लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मोटा मोटा ये समझ के चलो कि ये 167 सेक्शंस हैं, हम सारे के सारे कवर करेंगे और मेंस के अकॉर्डिंग हम उसको इन डिटेल कवर करेंगे। साथ ही साथ जो भी रिलेवेंट केस लॉज हैं वो हम लोग कवर करेंगे कि केस लॉज की, क्योंकि मेंस में आपको किसी भी टॉपिक पे आपको केस लॉ जरूर पता होने चाहिए। तो केस लॉ अगर आपको पता है तो आपको लिखने में वो आसानी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग केस लॉज को कवर करते हुए चलेंगे। तो हम लोग बात चलते हैं सीधे सीधे कि हमें चैप्टर 1 पे, चैप्टर 1 में अगर हम लोग देखें तो जनरल डेफिनेशन हमें मिलेगी सीधा सीधा हर एक, जैसे कि हर एक एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वैसे हमें एक जनरल डेफिनेशन मिलती है, वैसे ही हमें इसमें भी एक जनरल डेफिनेशन मिलेगी। इसके बाद से एक्ट का नाम है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और ये एक्ट नंबर 1। तो जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्ट नंबर 1 था 1872 का। इसको एसेंट मिली, एसेंट की जो डेट है वो 1872 में 15 मार्च है। तो 15 मार्च की डेट आपको याद करके रखना, ये मेंस में और सॉरी मेंस में नहीं बट प्रीलिम्स में ये पूछी जाती है। साथ ही साथ इसकी जो इनेक्टमेंट है, मीन्स की ये कब इन्फोर्समेंट डेट है, तो इन्फोर्समेंट की भी डेट पूछते हैं, तो वो है हमारी 1 सितंबर 1872। अब हम लोग इसमें बात करेंगे प्रियम्बल की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का एक प्रियम्बल है और प्रियम्बल सीधा सीधा बात करता है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। तो इसको आप सीधे से पढ़ेंगे CDA, मीन्स कैड इसको कहते हैं। कैड से आप इसको याद कर सकते हो, ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पॉइंट है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल है ये सीधा सीधा बात करता है कि ये जो भी लॉ ऑफ एविडेंस हैं, मीन्स ऐसे जो भी लॉ जो कि एविडेंस से डील करते हैं उनको ये कंसोलिडेट करता है, साथ ही साथ ये इसको डिफाइन भी करता है और साथ ही साथ ये इसको अमेंड भी करता है। तो ये तीनों इसके प्रियम्बल का मेन फॉर्म है। अब हम लोग सीधा सीधा चलेंगे पार्ट 1 पे। पार्ट 1 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग को कवर करने में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो पार्ट 1 को कवर करने में लगेगा। तो अगर हम लोग देखें पार्ट 1, तो टोटल इसमें सेक्शंस जो आते हैं वो आते हैं 1 से लेकर के 55 तक। अब इस 1 से 55 ये पूरा का पूरा 2 चैप्टर में डिवाइड है। पहला तो सीधा सीधा बात कर देता है प्रिलिमिनरी की और दूसरा बात करता है इसके रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट के। प्रिलिमिनरी इज बेसिक कि जहाँ पे हमें इसके डेफिनेशन क्लॉज मिलेंगे, इस एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है ये हमें पता चलेगा, तो प्रिलिमिनरी हमें ये बताता है। लेकिन जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताता है कि अगर हमें कोई भी एविडेंस मिला है तो वो उस एविडेंस की वैल्यू क्या होगी, क्या वो एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। तो उससे पहले हम सबसे पहले इसके प्रिलिमिनरी पे चलते हैं, जो हमारा चैप्टर 1 है। टोटल 11 चैप्टर्स में से ये सबसे पहला चैप्टर है जिसमें 4 सेक्शंस हैं टोटल, जिसमें से सेक्शन 2 जो है वो रिपील कर दिया गया है 1938 में। तो इसकी डेट को आप याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके शॉर्ट टाइटल पे, सेक्शन 1। तो ये हमारा सेक्शन 1 है जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल। तो सीधा सीधा कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नाउ एक्सटेंट की बात करते हैं। तो एक्सटेंट की बात करेंगे तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल होता है। तो जब तक कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, पहले ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, बट अब ये होल ऑफ द इंडिया पे अप्लाई होता है। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसकी ये जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं सब पे अप्लाई होता है। इन और बिफोर मीन्स या तो वो कोर्ट में होती हैं या किसी कोर्ट के सामने होती हैं, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल को भी इंक्लूड करता है, मीन्स कोर्ट मार्शल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें भी एविडेंस एक्ट को अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन किया जाता है। बट यहाँ पे कहता है कि अदर देन, तो अदर देन अब इसके एक्सेप्शंस स्टार्ट हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो अदर देन कोर्ट मार्शल्स कन्वेंड अंडर आर्मी एक्ट, मीन्स आर्मी एक्ट के अंदर जो भी कोर्ट मार्शल कन्वेंड किए जाते हैं उस पर नहीं अप्लाई होता है। द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नेवी के जो डिसिप्लिन एक्ट होते हैं उस पर भी अप्लीकेशन नहीं होता है। फिर द नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, इस पर भी अप्लीकेशन नहीं होता। एयरफोर्स एक्ट, इस पर भी अप्लीकेशन नहीं होता।
एंड बट नॉट टू एफिडेविट, साथ ही साथ एफिडेविट्स पे भी अप्लाई नहीं होता है। प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, जो कि किसी भी कोर्ट को दिए जाते हैं या किसी भी ऑफिसर को प्रेजेंट किए जाते हैं। एंड नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ना ही किसी आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स के सामने स्टार्ट किया जाता है। अब अगर हम इन डिटेल इसको देखें तो एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो सेक्शन 1 सीधा सीधा बताता है कि भैया ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेशन इसका होगा। बट कहाँ पे होगा, तो पहला कहता है कि ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ये आता है। बट इसके अगर एक्सेप्शंस की बात करें, कहाँ कहाँ नहीं होता है ये अप्लाई, तो उस अप्लाई में कहता है कि आर्मी, नेवी और साथ ही साथ एयरफोर्स, इस पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इनके अपने खुद के लॉज होते हैं। इन लॉज के अकॉर्डिंग ये अपने आप को गवर्न करते हैं। तो यहाँ की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उनके कोड और उन कंडक्ट के अकॉर्डिंग डील होती हैं। अगला क्या है कि अगला ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, तो एफिडेविट्स। तो एफिडेविट पे अप्लीकेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम कोई भी एफिडेविट देते हैं तो उस एफिडेविट में, शपथ पत्र में, हम ये सीधा सीधा लिखते हैं कि जो भी चीज़ हम इसमें डिक्लेरेशन दे रहे हैं, एफिडेविट में हम किसी चीज़ का डिक्लेरेशन करते हैं, तो जो भी हम डिक्लेरेशन देते हैं वो हमारे माइंड के अकॉर्डिंग या हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो ट्रू होता है। हम ये लिखते हैं कि ये सारी चीज़ें एज पर माई नॉलेज दिस थिंग्स आर ट्रू। तो वहाँ पे हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ये सब चीज़ें जितना मुझे पता है वहाँ से ट्रू हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमें जो चीज़ें पता हों वो सही हों, हो सकता है वो गलत हो, बट मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें सही हैं। तो इसलिए किसी भी कोर्ट में या किसी भी ऑफिसर के पास अगर हम कोई भी एफिडेविट देते हैं तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट से गवर्न नहीं होता। फिर अगला जो एक्सेप्शन आता है वो है प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर के पास जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, मीन्स आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स, तो आर्बिट्रेशन का जो मेन पर्पस था कि इसमें दो पार्टी हैं, एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, तो इन दोनों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है तो एक थर्ड पर्सन को वो अपॉइंट करते थे। ये थर्ड पर्सन इनको भी सुनता था, इनको भी सुनता था और इसके बाद से डिसीजन देता था। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो ऐसा हम नहीं सोच सकते बिल्कुल भी कि अब इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है, उसमें से एक पार्टी डिनाई कर देती है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो थर्ड पर्सन जो कि आर्बिट्रेटर है वो उस प्रोसीडिंग्स को, उस कॉन्ट्रैक्ट को देखे ही ना, ऐसा नहीं होगा। बट जो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम एकदम जो एविडेंस एक्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, जितने भी सेक्शन है, जितना उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, कैसे करना है उस चीज़ को, तो उतना नहीं करते। हम एविडेंस एक्ट को फॉलो करते हैं बट होल में नहीं एकदम फॉलो करते कि हम एक एक पॉइंट्स को पूरे कवर करें। मेनली फॉलो होता है बट वो बस नाम के लिए फॉलो होता है कि वहाँ पे चीज़ों को देख लिया जाता है फास्ट मोड में और उसके जो भी डिस्प्यूट हैं दो पार्टीज़ के बीच में उनको क्लियर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, एविडेंस एक्ट को में आर्बिट्रेटर को क्यों हटाया गया? तो हटाने का पर्पस सीधा है कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बहुत लंबी चली जाती हैं, उसमें बहुत लंबा टाइम ले लेती हैं। तो उस लंबे टाइम को शॉर्ट करने के लिए हमने आर्बिट्रेटर को अलग कर दिया इससे कि आर्बिट्रेशन की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हम इसमें नहीं लेंगे। इसके अलावा और भी कुछ केसेस हैं जहाँ पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट वो है वो अप्लाई नहीं होता है। ऐसा कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, वो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन नहीं होता है। साथ ही साथ आर्बिट्रेशन का आपको पता चल गया। ट्रिब्यूनल में जो भी मैटर्स आते हैं, ट्रिब्यूनल मैटर मतलब कि जैसे इंडियन लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, एनजीटी का तो आपको लोगों ने नाम सुना ही होगा कि एनजीटी तो बहुत फेमस है। ऐसे बहुत सारे हैं, टैक्स का है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया जाता, इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन नहीं होता। साथ ही साथ अगर किसी के ऊपर डिफामेशन की प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट को अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा है कि क्या डिफामेटरी प्रोसीडिंग्स में
इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन होता है या नहीं होता है। ट्रिब्यूनल्स का भी पूछा है, इवन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को भी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि क्या एविडेंस एक्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं। अब अगर हम समझें कि नेचर क्या है एविडेंस एक्ट का, क्या ये किस नेचर का है, तो हमारे यहाँ क्या है कि दो टाइप के लॉ होते हैं। एक तो होता है लेक्स लोसाई, तो लेक्स लोसी या लेक्स लोसाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, और दूसरा होता है लेक्स ओदी। अब लेक्स लोसाई जो होता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड, मतलब जो पूरे स्पेस, मतलब कि जो किसी एक जगह का लॉ पूरा होगा उसको हम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा लेक्स लोसी लॉ ऑफ द लैंड है। हमारा मैरिज एक्ट जैसे HMA है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इस टाइप के जो भी एक्ट हैं वो हमारे लेक्स लोसी के अकॉर्डिंग कवर होते हैं। अब लेक्स फोरी की बात करें तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ दी प्लेस, मतलब जो किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे चलता है। जैसे कोर्ट में चलता है तो कोर्ट में एविडेंस एक्ट जो है वो सिर्फ कोर्ट में चलता है। आप अपने घर की प्रोसीडिंग्स में कभी आप एविडेंस का यूज नहीं करते हैं, तो एविडेंस एक्ट एक लेक्स फोरी लॉ है, ना कि लेक्स लोसी। तो ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में बहुत बार पूछता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है या लेक्स लोसी है, तो ये एक लेक्स फोरी लॉ है। अगला बात करें इसका नेचर में और क्या आता है। अब नेचर में बात करते हैं तो ये नेचर में ये एक प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि ये प्रोसीजर से रिलेटेड बातें करता है, तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ है तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो इसके जो प्रोविजंस हैं 1 से लेकर के 167 तक, ये मेनली प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं। बट सेक्शन 115 से लेकर के 117 जो कि स्टॉपेल की प्रोसीडिंग्स है, ये सब्सटेंटिव नेचर का है। बट ओवरऑल देखें तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है। इसी प्रोसीजरल लॉ को हम एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके अपने एक्ट पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लगेगा इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। बट कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, तो आर्मी एक्ट पे नहीं लगेगा, नेवल डिसिप्लिन पे नहीं लगेगा, एयरफोर्स पे नहीं लगेगा, एफिडेविट्स पे नहीं लगेगा, आर्बिट्रेटर पे नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर कहीं पे भी डिपार्टमेंटल की प्रोसीडिंग्स चलती हैं वहाँ पे नहीं लगता, ट्रिब्यूनल्स में नहीं लगता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सीधी सीधी बताती हैं कि हमारा जो एविडेंस एक्ट है उसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है और अप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे नहीं है। तो अप्लीकेशन और नॉन अप्लीकेशन ये इंडियन एविडेंस एक्ट का डील करता है। अब हम लोग बात करें कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो दिस एक्ट शैल बी कम इनटू फोर्स, मतलब ये इन फोर्स में कब आया, तो 1 डे ऑफ सितंबर 1872। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया कि ये 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ, उस दिन से ये लग गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक पॉइंट और पूछता है कभी कभी कि लोक अदालत पे क्या इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं, तो लोक अदालत पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। के बाद से हम लोग चलेंगे इसके सेक्शन 2। सेक्शन 2 पे हम लोग को इतना कवर करके रखना है कि सेक्शन 2 बात करता है रिपील ऑफ इनेक्टमेंट। तो सेक्शन 2 को कब रिपील किया गया, तो इसको 1938 में रिपील किया गया है। तो ये हमारा 1938 में सीधा सीधा बात करता है कि 1938 में इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो रिपील कर दिया गया है। ये पूछा हुआ है प्रीलिम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब हम लोग चलते हैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, सेक्शन 3, जो कि सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन की बात करता है, जहाँ पे मेनली इसमें किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट किया गया है। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स को बताया गया है। तो इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड in the following sense useless unless a contrary intention appears from the context। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको एक्सप्रेस किया गया है। अब मेनली अगर आप देखेंगे तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कोर्ट हो गया, फैक्ट हो गया, एविडेंस हो गया, प्रोसीड फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें एविडेंस एक्ट में आपको हर एक पॉइंट पे मिलती आएंगी। तो उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उस चीज़ को यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है कि क्या इस वर्ड का मतलब होता है और कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, अगर हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज को डील करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलता है कोर्ट। तो कोर्ट क्या है, तो कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस, मीन्स कि कोर्ट में सारे जजेस को ये इंक्लूड करता है। तो इंक्लूड ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन, मीन्स जितने भी पर्सन हैं सबको इंक्लूड करता है, मीन्स जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन, एक्सेप्ट
तो एक्सेप्ट को अभी छोड़िए, तो किसको कहता है इंक्लूड करता है? ऑल जजेज, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज्ड हैं टू टेक एविडेंस, जो कि एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज किए गए हैं। तो ऑल जजेज प्लस मैजिस्ट्रेट जो कि, या पर्सन, ऑल पर्सन्स, जिन पर्सन्स को लीगली ऑथराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए। तो एविडेंस लेने के लिए जिसको ऑथराइज किया जाएगा वो कोर्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। तो हम इनको एक्सेप्शन में डाल के आर्बिट्रेटर को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि सेक्शन 1 में हमने ऑलरेडी डील किया कि जो भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट से कवर नहीं होती हैं, तो इसलिए हम कोर्ट में इसको नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, जैसे कि जो कोर्ट होती है वो कभी कभी कमीशन का अपॉइंटमेंट करती है, कमीशन। तो कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है, तो अब कमीशन की अगर हम बात करें तो अब कमीशन कहाँ पे अपॉइंट होता है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कोर्ट में अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, तो कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करता है? तो कोर्ट इंक्लूड करता है ऑल जजेज प्लस मतलब ऑल पर्सन जो कि लीगली टेक एविडेंस। अब इसी में अगर हम देखें तो कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो कमिश्नर को कहाँ पे अपॉइंट किया जाता है? तो अगर हम देखें तो सीपीसी में प्रोविजंस दिए गए हैं कमिश्नर को अपॉइंट करने के, और साथ ही साथ सीपीसी में दिए गए और साथ ही साथ सीआरपीसी में भी दिए गए हैं। सीपीसी में हम कहाँ पे कमिश्नर अपॉइंट करते हैं? तो ऑर्डर 26 हम लोग बात कर रहे थे कमिश्नर की प्रोसीडिंग्स के बारे में कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ये क्या कोर्ट में आते हैं या नहीं आते? तो पहली चीज़ कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर जो होता है वो कोर्ट में आता है, कोर्ट की डिफिनेशन में इंक्लूड होता है। और कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? तो सीपीसी में होता है कमिश्नर अपॉइंट, और साथ ही साथ सीआरपीसी में भी कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। सीपीसी में कहाँ पे अपॉइंट होते हैं? तो ऑर्डर 26 रूल 17 सब क्लॉज 1 यहाँ पे कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। और सीआरपीसी में अपॉइंट होते हैं 284 से लेकर के 290 के प्रोविजंस के बीच में। ये सीधा सीधा दोनों बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, और ये कोर्ट होते हैं, ये कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये अपॉइंटेड बाई कोर्ट होते हैं। इसके बाद से अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो क्या मैजिस्ट्रेट जो कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, क्या वो 164 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, क्या वो कोर्ट में इंक्लूड होता है या नहीं होता है? तो ये कोर्ट में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे जो वो फंक्शन है वो वहाँ पे नॉट एज अ कोर्ट की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, नॉट फंक्शन एज कोर्ट। तो 164 में इसीलिए वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पावर है किसी चीज़ में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को देखने की। तो इस चीज़ में अगर हम देखें तो मजिस्ट्रेट जो 164 में वर्क करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लेकर के, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं आता है वो मजिस्ट्रेट, इवन वो जुडिशियल ही मजिस्ट्रेट ही है, बट वो जो प्रोसीडिंग्स 164 में आती हैं वो के अंदर इंक्लूड नहीं करती हैं। अब एक पॉइंट आता है रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं जो कि वर्क करते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में, क्या वो कोर्ट के डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं? तो ये भी नॉट इंक्लूड हैं, ये भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं आते हैं। तो ये हमारा जनरल ओवरव्यू था कोर्ट का। आगे हम लोग चलते हैं कोर्ट के बाद से, तो हमारा जो अगला पॉइंट आता है फैक्ट। तो फैक्ट को लेकर के अगर हम देखें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट है कि फैक्ट क्या है। तो सीधा सीधा अगर हम डेफिनेशन पे चलते हैं तो फैक्ट
फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। सिंपल में इसको अगर हम समझें तो ये कहता है एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़ जो कि हम देखते हैं, मीन्स कोई भी चीज़, या उसकी स्टेट क्या है, उस किस स्टेट में है, लाइक कि अगर वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, क्या चल रही है, मूव कर रही है, रुकी हुई है, तो वो उसकी स्टेट ऑफ थिंग हो गया। रिलेशन ऑफ थिंग, उसका किसी भी चीज़ से क्या रिलेशन है, उस चीज़ के जो रिलेशन है उस चीज़ को, रिलेशन को, जिसको कि कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जिसको कि हम परसीव कर सकते हैं अपनी सेंसेस से, उसको हम लोग फैक्ट कहते हैं। और इसी में दूसरा कहता है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो सिंपल करके अगर हम लोग समझें इलस्ट्रेशन में कि क्या होता है एक फैक्ट, तो फैक्ट जो कि ये भी डिफाइंड है सेक्शन 3 में, तो फैक्ट में क्या होता है, तो इसमें आप सीधा सीधा समझो कि स्टेटमेंट, कोई भी आपने स्टेटमेंट बोला वो एक फैक्ट है। फीलिंग, ओपिनियन, स्टेट ऑफ माइंड, इसके साथ साथ एनी अदर थिंग जो कि विजिबल है या वो टेंजिबल है। तो फैक्ट में क्या होता है, फैक्ट जो है वो इंक्लूड करता है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी फीलिंग को, किसी भी ओपिनियन को, या किसी के स्टेट ऑफ माइंड को। अब इसी को हम लोग जनरल में कई बार कहते हैं कि फैक्ट में क्या आता है, तो फैक्ट जो होता है वो, अब ऐसे कहा जाता है कि फैक्ट जो होता है, एक होता है फिजिकल फैक्ट, एक होता है मेंटल फैक्ट। इसी को अगर हम लोग डेफिनेशन में क्लॉज में देखते हैं तो फैक्ट क्या होता है, तो एक होता है पॉजिटिव फैक्ट, एक होता है निगेटिव फैक्ट। ऐसे फैक्ट के बारे में कई सारी चीज़ें हैं कि फैक्ट क्या क्या होता है, तो फैक्ट कई टाइप के हो सकते हैं। तो फैक्ट को हम ऐसे समझते हैं। अब इसको सिंपल सा समझिए कि दो पर्सन हैं, अब ये दोनों रास्ते से जा रहे हैं, आपने उनको देखा तो ये एक फैक्ट है कि आपने देखा कि दो पर्सन जा रहे हैं। मे बी आगे चल के इनका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप ये कहोगे ना कि ये दोनों साथ साथ जा रहे थे, तो ये एक फैक्ट है। चार बच्चे हैं, ये चारों एक लाइन में खड़े हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। आप फैक्ट में बता सकते हो कि वो एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं या वो एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे खड़े हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। आपने कुछ सुना, आपने यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम में कुछ बज रहा था या कुछ भी आवाज़ आई, आपने उस चीज़ को सुना, तो वो भी एक फैक्ट है। तो जब आप कुछ सुनते हैं, उसको फील करते हैं, उसके लिए ओपिनियन अगर अपना रखते हैं, उससे आप रिलेशन कोई भी चीज़ क्या बनाते हैं, या आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में उसको लेकर के कुछ सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट में इंक्लूड करती हैं। तो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, तो इसको हम लोग अगर ऐसे पढ़ें, एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, मीन्स ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जिसको आप अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हो वो एक फैक्ट होती है। कोई भी स्टेट ऑफ थिंग जिसको कि आप अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हो, तो स्टेट ऑफ थिंग मीन्स कि वो किस पोजीशन में करेंटली है। रिलेशन ऑफ थिंग, अब लाइक एक फैमिली है, एक घर है, उसमें एक हस्बैंड, एक मतलब एक कपल रहता है, एक लड़का एक लड़की, यहाँ पे एक लड़का है एक लड़की है, तो आप इन दोनों को देख करके सोच सकते हो, उनके अगर दो बच्चे हैं तो आप इस पर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये इनके बच्चे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये सेम सिचुएशन में हो, कि ये वही सिचुएशन हो सकता है ये लिव इन में हो, या हो सकता है ये इनके रिलेटिव के बच्चे हों, बट यहाँ पे जो जनरल प्रिजम्पशंस हम लगाते हैं कि रिलेशन ऑफ थिंग्स से, कि उनका इससे रिलेशन क्या है, तो वो भी हम अपने सेंसेस के थ्रू लगाते हैं। और दूसरा कहता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें कि कोई पर्सन कॉन्शियस होता है, उसको भी हम फैक्ट कहते हैं। इलस्ट्रेशन पे आते हैं, तो इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर्स, किसी सर्टेन ऑर्डर में है, इन अ सर्टेन प्लेस, मीन्स कि एक प्लेस है, लाइक कि आगरा है, आगरा में किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे एक स्कूल है, उस स्कूल में ऐसे लाइन से बच्चे खड़े हुए हैं, तो आप इसको कह सकते हो ना कि कोई भी चीज़ें वो लाइन से खड़ी हुई हैं, तो वो एक सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्टेन ऑर्डर में हैं और सर्टेन प्लेस पे, तो वो एक फैक्ट होता है। दूसरा कहता है बी, दैट अ मैन हियर्ड और सॉ समथिंग, अगर किसी आदमी ने कुछ देखा या कुछ समझा, उसको फैक्ट कहते हैं। थर्ड है दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, किसी ने कुछ कहा, वो भी एक फैक्ट है। अब
चौथा कहता है दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, कोई पर्सन कोई ओपिनियन को हेल्ड करता है, हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट इन गुड फेथ और फ्रॉडनेंटली, ये उसके पास जो भी ओपिनियन है इस चीज़ से रिलेटेड वो एक फैक्ट है। और फिफ्थ कहता है दैट अ मैन हैज़ सर्टेन रेपुटेशन, किसी पर्सन की सर्टेन रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन जो होती है वो भी एक फैक्ट होती है। तो ये पांचों हमारे इलस्ट्रेशन में आ गए कि फैक्ट क्या होता है। तो सीधा सीधा अगर हम इन जनरल समझें तो हम जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, हियर करते हैं, या हम उससे कुछ भी चीज़ परसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, उससे हम जो भी रिलेशन लगाते हैं, वो सब चीज़ें एक फैक्ट है। फैक्ट इज लाइक अ ब्रॉड टर्म है, फैक्ट एक बहुत बड़ा टर्म है, जो कि आपने, अगर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपने जो भी कल कुछ आपने देखा था वो एक फैक्ट था, आप आज जो कुछ देख रहे हो वो भी एक फैक्ट है, और इन फ्यूचर आप जो भी कुछ आप प्रिज्यूम करके चलते हो अगर वो हो रहा है तो वो भी एक फैक्ट है। तो फैक्ट जो एक ब्रॉड टर्म है जो कि सब कुछ को कवर करता है। बट अगर इस फैक्ट की देखें तो एविडेंस एक्ट में क्या वैल्यू है, तो वो अभी आगे हम जब इस चीज़ को कहेंगे कि ये फैक्ट होते हैं वही रेलेवेंट होते हैं, वही इज़रेलेवेंट हो जाते हैं। अगर फैक्ट रेलेवेंट हो जाते हैं तो मतलब कि वो काम में है, अगर वो फैक्ट इज़रेलेवेंट हो जाते हैं वो काम के नहीं हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि फैक्ट जो होते हैं वो मेनली, अगर हम इसको पहले एक कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि फैक्ट किस कैटेगरी में आते हैं, तो एक हमारा आता है फिजिकल फैक्ट, और दूसरा आता है फिजिकल फैक्ट में जैसे आपने कोई आदमी को देखा तो वह फिजिकल फैक्ट है, आपने किसी डॉग को देखा या किसी आपने एनिमल को देखा या आपने बर्ड्स का पूरा जैसे चिड़िया उड़ रही थी आपने वो देखा, तो वो एक फिजिकल फैक्ट है, आप उसको देख रहे हो। एक आता है मेंटल फैक्ट, फिजिकल हो गया, एक हो गया मेंटल। मेंटल का मतलब आपने किसी को देखा और ओपिनियन कोई ड्रॉ किया, आपने ओपिनियन, जब कहीं भी आप ओपिनियन किसी चीज़ को लेकर के सोचते हो तो वो ओपिनियन जो है हमारा, वो ओपिनियन सीधा सीधा बात करता है कि हमारा जो मेंटल फैक्ट है, तो मेंटल फैक्ट को लेकर के हम किसी चीज़ का जो ओपिनियन ड्रॉ करते हैं तो एक मेंटल फैक्ट होता है। अगर हम बात करें इसी फैक्ट में, तो फैक्ट जो होता है वो एक तो पॉजिटिव में आता है, एक आता है निगेटिव। पॉजिटिव फैक्ट किसको कहते हैं? पॉजिटिव फैक्ट मतलब कि कोई भी चीज़ जो है, सर्टेन थिंग जब वो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव फैक्ट। और निगेटिव फैक्ट किसको कहेंगे? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थिंग, इसको हम कहते हैं निगेटिव फैक्ट। अब इसी फैक्ट में एक चीज़ और आती है, वो है फैक्ट। फैक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टम प्रोबेंडम, और दूसरी आती है फैक्टम नस। अब ये क्या होता है? तो फैक्टम प्रोबेंडम को हम जनरली में कहते हैं प्रिंसिपल फैक्ट, और फैक्टम प्रोबेनस को कहते हैं ऐसे फैक्ट जो इस प्रिंसिपल फैक्ट को जिस फैक्ट से प्रूव किया जाए, मीन्स कि अदर सब्सटीट्यूट जो फैक्ट होते हैं वो हम प्रिंसिपल फैक्ट कहते हैं। फैक्टम प्रोबेंडम पहले हम बात करेंगे, फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम प्रोबेंडम जिसको कहते हैं प्रिंसिपल फैक्ट। तो सिंपल सा समझिए, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, मेनली ये लॉ में जितने भी इलस्ट्रेशंस होते हैं वो ए और बी में ही चलते हैं। तो ये ए है, बी है, ए ने बी का मर्डर कर दिया, अब यहाँ पे बी मर गया। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल फैक्ट है वो ये होगा कि ए ने बी का मर्डर किया है। बट अगर हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ए ने ही बी का मर्डर किया, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। अब एविडेंस में हम क्या सकते हैं, क्या पता जब जिसने किसी को मारा हो तो वहाँ पे सी इसको देख रहा हो, ये भी एक फैक्ट हो सकता है, इसके थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या पता वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हों, वहाँ पे इसकी कुछ रिकॉर्डिंग आई हो, वहाँ से भी हम इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसे फैक्ट जो कि प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूफ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूफ करते हैं, उसे हम कहते हैं फैक्टम प्रोबेनस।
तो फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबेनस ये दो वर्ड्स होते हैं। फैक्टम प्रोबेंडम मतलब होता है प्रिंसिपल फैक्ट, फैक्टम प्रोबेनस का मतलब होता है ऐसे फैक्ट जो कि लीड देते हैं प्रिंसिपल फैक्ट को फाइंड करने में, उसको प्रूफ करने में। अब अगर हम लोग इसी में अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे कि फैक्ट में और क्या क्या इंक्लूड आता है, तो ये हमारे फैक्ट को लेकर के हो गया। अब यही जो फैक्ट है, जो अभी तक हम लोगों ने फैक्ट पढ़ा, वही फैक्ट या तो वो फैक्ट रेलिवेंट होगा या तो वो इररेलेवेंट होगा। रेलेवेंट कब होगा और इररेलेवेंट कब होगा? तो रेलेवेंट की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है कि कोई फैक्ट रेलेवेंट कब होगा। तो यहाँ पे सीधा कहता है वन फैक्ट मीन्स फैक्ट। तो ऑलरेडी हमें पता हो चुका है कि फैक्ट क्या है, जो भी हमने कुछ देखा सुना समझा वो एक फैक्ट है। तो वो फैक्ट सेट टू बी रेलेवेंट, उसको रेलेवेंट कब कहा जाएगा? रेलेवेंट टू एनदर, वो रेलेवेंट होगा दूसरे से कब होगा? दैट व्हेन द वन इज कनेक्टेड, जो वन है वो कनेक्टेड विद द अदर, दूसरे से कनेक्टेड है। एनी ऑफ द वेज, एनी ऑफ द वे, किसी भी तरीके से, रिफर्ड इन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो वो प्रोविजंस क्या हैं? तो मेनली वो प्रोविजंस जो कि 1 से लेकर के 167 तक में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो फैक्ट उससे कनेक्ट कर रहा है, मीन्स कि उस फैक्ट का कनेक्शन होना चाहिए, तो ही वो फैक्ट रेलेवेंट होगा। अब अगर हम इस चीज़ को रेलेवेंट को समझ लेंगे, तो ये चीज़ अगर रेलेवेंट हो जाती है तो फिर चेक करेंगे क्या वो एडमिसिबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो रेलेवेंट तो होते हैं बट वो एडमिसिबल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हम लोग रेलेवेंट को समझने के लिए हम लोग जो सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन आता है वो हमें केस मिलता है, और ये एक बहुत लीडिंग केस है। केस का नाम है आर वर्सेस रिचर्डसन, काउंसिल का डिसाइडेड केस है। तो आर वर्सेस रिचर्डसन में होता क्या है कि एक मैड गर्ल रहती है, थोड़ी पागल टाइप की रहती है, तो उस लड़की का मर्डर हो जाता है। मर्डर कब होता है? जब वो अपने घर पे अकेले रहती है, उसके माता पिता अपनी फील्ड पे काम करने गए होते हैं। उन केसेस में क्या होता है, एक लड़की की डेथ कॉज हो जाती है। अब डेथ कॉज होने के बाद से सर्कमस्टांसेस ये होते हैं कि जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि किसी के पैरों के फुट स्टेप मिले हैं, मतलब कि किसी के पैर के निशान मिले हैं, और उसमें मिट्टी लगी है, मतलब कि मड लगा हुआ था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उसके पैरों में मड लगा हुआ था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि एक पर्सन है, एक पर्सन ए है, वो रिचर्डसन। तो रिचर्डसन के बारे में ये पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में कि एक लड़की ने, जिसकी वहाँ पे एक शॉप थी, उसने उसको बहुत तेज़ी से जाते हुए, भागते हुए देखा था कि ये बहुत तेज़ी में जा रहा था। साथ ही साथ उसके फुट मार्क्स को जब इन डिटेल केस के बारे में पता चला, तो ये पता चला कि जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट भी थी। तो उसका गला काट के उसको मार दिया गया था। तो ये प्रूफ किया करना कि कैसे ये प्रूफ किया गया कि रिचर्डसन ने ही मारा। तो उसके लिए पहले वहाँ पे जिस जगह पे रिचर्डसन से पूछा गया, वो बेसिकली एक टीचर था, तो उससे पूछा गया जहाँ पे वो वर्क कर रहा था कि क्या ये प्रेजेंट था कि नहीं। तो लोगों ने कहा कि हाँ ये प्रेजेंट था, बट उसी में से एक आदमी ने कहा कि ये प्रेजेंट तो था, बट ये बीच के टाइम में 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए नहीं था। फिर एक आदमी ने कहा कि रिचर्डसन के जो सॉक्स हैं उस पर ब्लड के स्टेन्स थे, तो उसने कहा कि मैं गिर गया था, मुझे चोट लग गई थी, तो वहाँ से ये ब्लड के स्टेन्स मिले। तो ये सारी जो चैन ऑफ कस्टडी है, चैन जो उसके निकल के सीधे निकल रही है रिचर्डसन को लेकर के, वो ये बताती है कि ये जो चीज़ें हैं क्या वो रेलेवेंट होंगी या नहीं होंगी। तो ये चीज़ें रेलेवेंट दिखाती हैं। लास्ट में जो उसके शूज़ थे, तो उसके शूज से इस चीज़ को मैच किया गया कि उसने वही शूज पहने थे, उसमें भी सेम मड लगा था। तो इस केस को ये भी कहा जाता है कि इसको मतलब कि फुट प्रिंट के ऊपर इस चीज़ पे, मतलब इस फुट प्रिंट पे इस केस का डिसीजन हो गया था। तो मेनली इसमें इसको मर्डर के लिए फांसी की सज़ा मिलती है। तो ये रिचर्डसन का केस है। इससे हमको ये पता चला कि रेलेवेंट क्या क्या हो सकता है। तो कोई भी फैक्ट रेलेवेंट कब होगा? तो मेनली फैक्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फैक्ट तो सब कुछ है, बट क्या हर एक फैक्ट रेलेवेंट है? अब यहाँ पे ये चीज़ें अगर हम देखें तो हर एक फैक्ट रेलेवेंट नहीं होता। जो उस फैक्ट से या उस जो भी हमारा ऑफेंस हुआ या जो भी हमारा केस है उससे जो रिलेट करता है उस कंडीशंस पे, वो जो फैक्ट है वो हमारा रेलेवेंट होता है। तो
रेलेवेंट को अगर हम कहें तो वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट, एक फैक्ट को रेलेवेंट कहा जाएगा दूसरे से व्हेन वन इज कनेक्टेड, जब ये कनेक्ट करेगा विद द अदर से कनेक्ट करेगा, एंड द वे रिफर्ड इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कैसे करेगा, जो भी प्रोविजंस इस एक्ट में बताए गए हैं इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब ये उससे एक्ट मतलब कि रिलेट कर लेगा तो उसी को कहा जाएगा कि वो फैक्ट रेलेवेंट है, उस फैक्ट को रेलेवेंट मांग लिया जाएगा। बट इस रेलेवेंटी को, इस रेलेवेंट वर्ड को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि फैक्ट के साथ ही साथ पहले हम लोग पढ़ते हैं फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? अगर हम फैक्ट इन इशू को समझ गए तो हम रेलेवेंट को समझ जाएंगे। तो फैक्ट इन इशू क्या हो सकता है? तो बेसिक में अगर समझें फैक्ट इन इशू, तो ऐसे अगर आप समझो कि फैक्ट इन ब्रेक करके, तो फैक्ट ऐसे मीन्स कि जो भी एक फैक्ट है, तो फैक्ट हमने कुछ भी पढ़ा कि जो भी चीज़ हम देखते हैं समझते हैं, जो भी चीज़ हम बोलते हैं सुनते हैं, वो सब एक फैक्ट है। बट वो फैक्ट इशू में कब होगा? तो इशू के लिए सबसे बड़ा रीज़न आता है कि इशू में कोई चीज़ कब होगी। तो इशू में पीछे रीज़न होता है, जैसे इसको एग्जांपल समझो कि आप एक पर्सन आप हो, एक आपका फ्रेंड है और यहाँ पे एक पिक्चर है, पिक्चर में एक गाय बनी हुई है। तो आपने कहा कि यहाँ पे ये काऊ है, एक गाय है। आपका फ्रेंड कहता है नहीं ये गाय नहीं है, ये एक गोट है या एक डॉग है। तो अब यहाँ पे क्या ये फैक्ट जो है ये इशू में आया या नहीं हुआ? आप बोल रहे हो गोट है, ये बोल रहा है कि गोट, आपने बोला काऊ है, इसने बोला कि कुत्ता है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आप दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट आ गया, इसी को कहते हैं फैक्ट इन इशू। लेकिन क्या होता है कि अगर आप कहते ये गाय है और ये भी कहता गाय है, तो यहाँ पे आपका कंसेंसस एड एडम हो जाता, मतलब आप दोनों सेम हो जाते कि आपके तो ये जो फैक्ट है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, वो इशू में नहीं आएगा, क्योंकि आप भी वही कह दो, सामने वाला भी वही कह रहा है। तो अगर कोई केस है जिसमें एक एक्यूज्ड है और एक विक्टिम है, विक्टिम कहता है कि एक्यूज्ड ने उसके ऊपर बुलेट इंजरी की, और विक्टिम कहता है कि एक्यूज्ड ने उसके बुलेट इंजरी की, और विक्टिम कहता है कि एक्यूज्ड ने उसको बुलेट इंजरी दी, और एक्यूज्ड भी ये मान लेता है कि हाँ सर मुझसे गोली चली। तो ये कोई फैक्ट इन इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट इन इशू आता है वो ये बुलेट का चलना, वो एक फैक्ट इन इशू नहीं रह जाएगा। लेकिन वहीं पे क्या हो कि अगर ए कहे कि मैंने गोली चलाई और बी कहता है कि नहीं सर मैंने गोली नहीं चलाई, तो ए कहता है कि इसने गोली चलाई और बी कहता है कि इसने गोली नहीं चलाई, तो उस केस में क्या होगा? तो वो ऑलरेडी एक जो फैक्ट है वो इशू में आ जाएगा, मतलब वहाँ पे इशू आ जाएगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू क्या है? द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड। तो फैक्ट इन इशू किसे कहते हैं? एनी फैक्ट फ्रॉम विच इट्स आइदर बाई इटसेल्फ, मतलब अपने आप से पता चल जाता है, या बाई और इन कनेक्शन, या कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या तो वो डायरेक्टली पता चल जाता है या किसी अदर फैक्ट से कनेक्शन में, या एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट और एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी और असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरीली फॉलोज। को सिंपल सा समझते हैं कि क्या होता है फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू के लिए क्या होगा कि एक पार्टी जो है वो उस चीज़ को, उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर के बोलेगी, असर्ट करेगी, और एक उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को लेके असर्ट करेगी, और उसी का अपोजिट पार्टी क्या करेगा? उसको डिनाई करेगा। इसमें भी नॉन एग्जिस्टेंट में भी उसको वो डिनाई करेगा। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि फैक्ट इन इशू में हमें कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस है, जैसे आप कोई भी केस उठाएंगे तो जैसे इसमें एक प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, तो प्लेंटिफ हमेशा एक्यूज्ड के ऊपर आरोप लगाएगा कि इन्होंने मुझे ये किया, उन्होंने मेरे पे जो भी वो एलिगेशंस लगा पाएगा वो एलिगेशंस लगाएगा, और अपोजिट पार्टी क्या करेगी? उसके डिफेंस को हमेशा कैंसिल करेगी कि नहीं सर हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। अब जिस पॉइंट पे वो लोग ऐसा कहेंगे, जैसे कि क्या आपने इसको मारा? तो उसने कहा कि नहीं हमने नहीं मारा। क्या आप इनके घर गए? उसने कहा कि नहीं हम इनके घर नहीं गए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक फैक्ट इन इशू बनती चली जाएंगी, और कोर्ट क्या करेगा? उसी फैक्ट इन इशू को ऑब्जर्व करके देखेगा कि अब जो चीज़ें मान ली गई कि जैसे एक पार्टी है वो कहती है कि हाँ सर मैं इनके घर गया, अपोजिट पार्टी कहता है कि हाँ सर इन्होंने बुलाया था तो मैं इनके घर गया, दोनों कहते हैं कि एक दूसरे पे कहते हैं। तो ये ऑलरेडी ये जिस चीज़ का एलिगेशन लगा रहा है कि ये मेरे घर आया, वो ये ऑलरेडी मान ले रहा है। तो ये अगर हम 57 पढ़ेंगे, 58 में ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा कि अगर जो चीज़ फैक्ट एडमिट कर ली जाती है दूसरे पार्टी से, वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है।
उस चीज़ को हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो फैक्ट इन इशू है इसी को हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो दो पार्टीज़ के बीच में जो भी कुछ फैक्ट इन इशू से निकल के आता है उसे ही प्रूव करना पड़ता है। सारे फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे फैक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं बट फैक्ट इन इशू कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पे ही बनता है, हर एक पॉइंट फैक्ट इन इशू नहीं होता है। बस हम लोग इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं तो ये काफ़ी क्लियर करेगा फैक्ट इन इशू को। ए इज अ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए जो है वो एक्यूज्ड है मर्डर ऑफ बी का, बी के मर्डर का एक एक्यूज्ड है। ए ने बी का मर्डर किया। एट हिज ट्रायल, उसके ट्रायल पे फॉलोइंग में भी फैक्ट इन इशू, क्या क्या फैक्ट इन इशू, क्या क्या फैक्ट्स हैं जो कि इशू में आ सकते हैं। तो पहला क्या है, ए ने बी की डेथ कॉज की। अब ए कह रहा होगा, ए के रिलेटिव्स कह रहे होंगे कि इसने बी को मारा और बी कह रहा होगा मैंने नहीं मारा। तो उस कंडीशन में पहला तो डेथ जो कॉज हुई वो अपने आप में ही एक ए कॉज बी डेथ, तो ए ने बी की डेथ कॉज की, ये ऑटोमेटिक ही एक इशू आ गया। दूसरा, ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, ए का इंटेंशन था बी को मारने का, मीन्स ए का जो इंटेंशन था वो बी को मारने का था। तो उस केस में क्या होगा कि ए का अगर इंटेंशन है बी को मारने का तो ये भी एक फैक्ट इन इशू है। मेनली बी कहे कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ए को मतलब ए को बोले कि मेरा इंटेंशन नहीं था बी को मारने का, तो कैसे प्रूव होगा कि इंटेंशन, तो इस चीज़ को भी प्रूव किया जाएगा, वो भी एक फैक्ट इन इशू है, क्या उसका इंटेंशन है कि नहीं। थर्ड कहता है दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ये कहता है कि क्या हो सकता है बी ने इसको कोई सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन दिया हो, मीन्स अचानक से उसने कुछ ऐसा इसको बोला हो या ऐसा कुछ कहा हो जिससे ये ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आकर के इसको मार दिया हो, तो ये भी चीज़ें एक फैक्ट इन इशू में आ जाएंगी। फोर्थ कहता है दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बी डेथ, जब वो ए ने बी की डेथ कॉज की तो उस टाइम पे बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। अब ये भी तो हो सकता है कि ए ने जब बी को मारा हो तो हो सकता है ए उस टाइम पे पागल हो गया हो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में, या वो इंटॉक्सिकेशन में रहा हो, इसको हम ऐसे भी समझ इंटॉक्सिकेशन में रहो, तो उस केसेस में भी अगर ये भी एक फैक्ट इन इशू होगा कि क्या ए ने बी को मारा उस टाइम पे वो इंटॉक्सिकेशन में था, या उस टाइम पे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में था, या वो अपने नेचर को इनकेपेबल था अपने नेचर को परफॉर्म करने में, कि या वो कर रहा उसको ये नहीं पता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट इन इशू में आती हैं। तो सीधा सा समझे कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। तो जो कोई भी फैक्ट पे जब एक पार्टी असर्ट करती है, एक पार्टी हाँ कहती है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर देती है, तो वही चीज़ फैक्ट इन इशू। आप सिंपल सा आप किसी भी ट्रायल में देखोगे तो जज पूछते हैं मेनली कि क्या आपने ऑफेंस किया, तो मेनली अक्यूज सीधे कहता है कि नहीं सर मैंने नहीं किया। तो उस केस में क्या होता है कि वो एक फैक्ट इन इशू आ जाता है, वहाँ पे फैक्ट इन इशू अराइज हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर वो कॉन्फेस कर लेता है कि सर मैंने ये ऑफेंस किया है, तो वहाँ पे उस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, क्योंकि उसने अपना कॉन्फेशन दे दिया है, उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि जो भी अपोजिट पार्टी बोल रही है, अक्यूज विक्टिम बोल रहा है वो सही है। तो वहाँ पे ये एक फैक्ट इन इशू नहीं होगा। बट जहाँ पे एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरी उसको डिनाई कर देती है, वो एक फैक्ट इन इशू हो जाता है। इसमें बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन कहता है वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर में, सीपीसी से रिलेटेड अगर कोई लॉ है, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू। एज मतलब अगर हम सीपीसी के अकॉर्डिंग देखें तो सीपीसी में क्या होता है कि इशू अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ अ फैक्ट एंड लॉ इज अफर्म। तो कोई भी मटेरियल प्रोपोजिशन है जो कि सीपीसी में, वो किसी भी मटेरियल प्रोपोजिशन पे एक पार्टी असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, तो इसी को हम लोग ये कहेंगे कि वो भी एक फैक्ट इन इशू है। मेनली ये प्रोविज़न अगर आप देखोगे तो इसको हम पढ़ते हैं ऑर्डर 41 रूल 1। ऑर्डर 41 रूल 1 में ये बात की गई है कि अगर सीपीसी में अगर कोई रिकॉर्ड करता है किसी इशू ऑफ फैक्ट को और उस फैक्ट को असर्ट किया जाता है या डिनाई किया जाता है आंसर में टू सच इशू, तो वो भी एक फैक्ट इन इशू हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल था फैक्ट इन इशू क्या होता है। इसके बाद से हम लोग चलेंगे, अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो है वो कई जगहों पे डिफाइन है। जैसे कि अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में डॉक्यूमेंट 29 में डिफाइन है, तो वहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट को बात करता है।
साथ ही साथ सेक्शन 3 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, यहाँ पे तो खुद ही लेडी डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। बट ये जो 29 में आईपीसी में डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया वो डॉक्यूमेंट अलग है और सेक्शन 3 का डॉक्यूमेंट अलग है। कैसे, अब इसको देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर। कैसे किया गया है, लेटर से किया गया है, फिगर के थ्रू किया गया है, मार्क्स के थ्रू किया गया है, बाई वन आर मोर देन वन मीन्स, बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंडेड टू जिसका इंटेंशन हो यूज करने का, और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, मीन्स मैटर्स को रिकॉर्ड करने के लिए, मीन्स कोर्ट में यूज करने के लिए एज एविडेंस, जिस यहाँ पे हमारा इंटेंशन है। इंटेंशन क्या है कि इस मैटर को रिकॉर्ड किया जाए। तो अगर आप ट्रायल में देखते हो ना, तो वहाँ पे कहते हैं नहीं कि पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मीन्स कि माय लॉर्ड पॉइंट को नोट किया जाए। तो वहाँ पे इंटेंशन क्या होता है, मैटर को रिकॉर्ड करने का होता है। उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, अब वो डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं, वो एक्सप्रेस में हो सकते हैं, डिस्क्राइब हो सकते हैं, या कैसे एक्सप्रेस और डिस्क्राइब होंगे, वो लेटर में हो सकते हैं, फिगर में हो सकते हैं, मार्क्स में हो सकते हैं, या इनमें से किसी एक के। तो ऐसे जो भी चीज़ें होंगी वो एक डॉक्यूमेंट में आएंगे। इलस्ट्रेशन पे आते हैं। तो इलस्ट्रेशन कहता है इज राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वहीं पे कहीं पे कुछ लिखा हुआ है कैसे भी करके, वो एक डॉक्यूमेंट है। तो कहता है थर्ड, वर्ड्स प्रिंटेड लिथोग्राफ्ड, मीन्स कहीं पे लिखे हुए हैं, प्रिंट किए हुए हैं, या फोटोग्राफ्स आर डॉक्यूमेंट, तो कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, प्रिंट किया गया है लिथोग्राफी के थ्रू, या कहीं पे कोई फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ और ये डॉक्यूमेंट। ये फोटोग्राफ वाला एग्जाम में बहुत पूछता है कि फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट होता है कि नहीं, तो फोटोग्राफ जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। तीसरा क्या है, मैप या प्लान। मैप और प्लान होता है, वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है। आपके पास इंडिया का एक मैप है, या आपने कोई प्लान बनाया मिल करके 4 लोगों ने, तो वो प्लान जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट, किसी मेटल प्लेट पे अगर कोई इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में अशोक के शिलालेख थे, और पत्थर पे भी मतलब शिला पे लेख थे, उन्होंने अपने पिलर्स पे एडिक्ट करवाए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट होती हैं। किसी पिलर पे है, मेटल की प्लेट पे, स्टोन पे है, तो वो एक इंस्क्रिप्शन है, जो भी वो एक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। और लास्ट कहता है कोई कैरिकेचर है, मीन्स कि जैसे पेपर्स में एक होता है ना कि एक आदमी किसी के ऊपर व्यंग्य बनाना, 2 पर्सन ऐसे आदमी बना के फेस बना के व्यंग बनाते हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो जो कैरिकेचर, जैसे आप कुछ डायग्नोसिस आर्ट के जरिए आप कुछ बनाते हो, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो सिंपल सा डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि लेटर से बनी हो, लेटर या फिगर से मिल करके बनी हो, या लेटर फिगर या मार्क्स से कहीं मिल करके बनी हो, वो सारी चीज़ें। मार्क्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक रोड है, रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद से यहाँ पे गाड़ी पेड़ पे जाके लड़ी, तो उस पेड़ पे गाड़ी पे जो निशान आएंगे, वो जो मार्क्स हैं वो एक डॉक्यूमेंट हैं, वो एक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंटेंशन क्या है हमारा, मेनली क्या है, इंटेंशन जो हमारा होता है वो यूज एज पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द मैटर। तो एविडेंस में जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट हमेशा क्या होता है, मैटर को, इसका इंटेंशन हमारा ये रहता है कि हम इससे किसी भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में लाइक आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लो, गुजराती ले लो, मराठी ले लो, तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के डॉक्यूमेंट में आएंगी। डॉक्यूमेंट में सीधा सीधा होता है कि हमारा इंटेंशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट। तो हम लोग यहाँ पे आज लेक्चर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए या आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।